नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सोलंकी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके ही पसंदीदा YouTube चैनल परीक्षा 247 में। दोस्तों, आज हम पॉलिटी का सबसे जो पहला पॉइंट है उसे करेंगे, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में हमें सबसे पहला ही टॉपिक पढ़ना होता है भारत का संवैधानिक विकास। और दोस्तों, यह दो पार्टों में डिवाइड है। पहला है कंपनी रूल, जिसे हम कहते हैं कंपनी का शासक, जो चला था 1773 से 1857 तक। दोस्तों, दूसरा है क्राउन रूल, जिसे हम कहते हैं क्राउन का शासक, जो चला था 1858 से 1947 तक। दोस्तों, अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। पहली बार यह नियंत्रण किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए 20-20 साल बढ़ा दिए जाएंगे और उसे 20 साल के बाद रिन्यू किया जाएगा, और ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही बनाए गए कानून के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन चलाएगी। तो दोस्तों, हुआ क्या, उसी चीज को लेके भारत में जो सबसे पहली चीज जो एक्ट भेजा गया था वो भेजा गया था 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट। तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज मैंने आपको बता ही दी है कि कंपनी के दो चरण हैं। पहला है कंपनी का शासन, जिसे हम 1773 से 1857 में पढ़ेंगे, और दूसरा है क्राउन रूल, जिसे हम क्राउन के शासन में 1858 से 1947 में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं हेडिंग के हिसाब से, तो आज की सबसे पहली जो हमारी हेडिंग होती है वो यही होती है, कंपनी रूल, अर्थात कंपनी का शासन, जिसे हम 1773 से 1857 तक पढ़ेंगे। दोस्तों, हुआ क्या, जब भारत में आया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 रेगुलेटिंग अधिनियम, उसके द्वारा दोस्तों हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द ट्रेड मोनोपोली फॉर 20 ईयर। ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष का व्यापारिक अधिकार दिया गया। दोस्तों, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहना और साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिए। दूसरा काम दोस्तों इसमें क्या हुआ, द गवर्नर बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हुआ क्या इसमें दोस्तों, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दोस्तों, उस समय बंगाल का गवर्नर हुआ करता था वॉरेन हेस्टिंग्स, और जब इसको गवर्नर से गवर्नर जनरल का पद दिया गया, तो उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स ही बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। उसके बाद दोस्तों हुआ क्या, 1774 में 1774 सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता। कोलकाता में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उसमें दोस्तों क्या हुआ, जो सर्वोच्च न्यायालय था उसमें एक चीफ जस्टिस, जिनका नाम था लॉर्ड एलिजा इम्पे, दूसरे थे 3 अदर जजेस थे। 3 अदर जजेसों में जो थे वो थे लॉर्ड हाइड, दूसरे थे लॉर्ड चैम्बर्स, और तीसरे थे लॉर्ड लिम्बेंटर्स। दोस्तों, हुआ क्या, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड एलिजा इम्पे और वॉरेन हेस्टिंग्स, ये दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। दोस्तों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में ही प्रशासन को भी जोड़ा गया था, तो इसीलिए क्या हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने प्रशासनिक अधिकारों का गलत उपयोग करना शुरू कर दिया,
और वह किसी भी व्यक्ति पर गलत आरोप लगाकर उसे सर्वोच्च न्यायालय भेज दिया करता था और उसे फांसी दिलवा दिया करता था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, इस नीति को 3 लोग समझ गए और उन तीनों लोगों ने इस बात का विरोध किया। वो थे पहले थे नंद कुमार और दूसरे चैट सिंह और तीसरी थी एक महिला घसीटी बेगम। दोस्तों जब इन्होंने इस बात का विरोध किया तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इन्हें भी कहां भेज दिया, सर्वोच्च न्यायालय में। किसके पास, लॉर्ड एलिजा इम्पे के पास। और यह उस वॉरेन हेस्टिंग्स का मित्र हुआ करता था। तो दोस्तों 1784 में ही इन तीनों को इसने फांसी दिलवा दी। जब 1784 में फांसी दिलवा दी तो इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा हुई और यह बात चर्चा का विषय बन गई। जब यह बात पहुंची कहां, ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन से आया अगला नेक्स्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पिट्स इंडिया एक्ट अर्थात 1784 पिट्स इंडिया अधिनियम। इसमें दोस्तों पहली घटना जो हुई वो क्या हुई कि इसमें ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स ईस्ट इंडिया कंपनी 6 मेंबर, इसमें दोस्तों नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई और इसमें 6 सदस्य चुने गए। इसका मतलब यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अगर प्रशासनिक अधिकारों का गलत उपयोग करेगी तो ये जो 6 लोग हैं जो नियंत्रक बोर्ड चुना गया है वह इस चीज को देखेगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा काम क्या हुआ, ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सस्पेंडेड। ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार एवं प्रशासन को अलग कर दिया गया। जो पहले दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ करते थे, व्यापार और प्रशासन, व्यापार को अलग कर दिया गया और प्रशासन को अलग कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों हुआ क्या, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आल्सो स्पेक्टेड। हुआ क्या कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका भी दोस्तों अलग कर दी गई, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका भी अलग कर दी गई। दोस्तों हुआ क्या, 1785 में एक घटना हुई जिसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट। इसका मतलब होता है महाभियोग। महाभियोग दोस्तों क्या हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने जब प्रशासनिक अधिकारों का गलत उपयोग किया तो उसे वापस ब्रिटेन बुला लिया गया और उस पर लगाया गया महाभियोग। अगर बात करें कि वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग किस व्यक्ति ने लगाया था तो वो थे एडमंड वर्क नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई। दोस्तों महाभियोग जब हम राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि महाभियोग क्या होता है। वर्तमान समय में जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति पर लगाई जाती है, लेकिन भारत के अंदर अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगी है। दोस्तों उसके बाद 1793 में आया चार्टर एक्ट राजलेख अधिनियम, 1793 का राजलेख अधिनियम। इसके अंदर दोस्तों हुआ क्या, द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 20 ईयर। इसका मतलब यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जो पहले 20-20 वर्ष के लिए चल रहा था उसे 1793 में रिन्यू करके और 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और इसमें ही क्या हुआ,
the salary of British officers was started paying from India revenue। जो अंग्रेज लोगों के वेतन दिए जाते थे वह अब भारत के ही राजस्व से दिए जाने लगे। दोस्तों अगला उसमें यह हुआ कि 21 अप्रैल 1793 में आईसीएस वाज फाउंडेड। आईसीएस की स्थापना हुई। आईसीएस का मतलब है इंडियन सिविल सर्विस, सॉरी दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विस, और यह हुई थी 21 अप्रैल 1793 में भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना। और उसी के बाद 1793 में 1793 रेवेन्यू बोर्ड एंड रेवेन्यू पुलिस। 1793 में ही राजस्व बोर्ड और राजस्व पुलिस की स्थापना हुई थी। दोस्तों अगर बात करें कि किसके शासनकाल में हुई थी तो वह हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। 1793 में राजस्व बोर्ड और राजस्व पुलिस की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों उसके बाद आया 1813 का चार्टर एक्ट, अर्थात 1813 का राजलेख अधिनियम। इसमें क्या हुआ, 1813 में ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ था। 1813 में ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ था और 1 लाख रुपीस पर एनम वाज सेंसर्ड ऑफ इंडिया एजुकेशन। 1813 चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा के विकास के लिए सालाना निर्धारित किए गए थे। नेक्स्ट दोस्तों क्या हुआ, इसमें था द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबोलिश्ड एक्सेप्ट टू राइट। इसमें यह था कि भारत के अंदर यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर 2 व्यापार थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी। पहला था चाय का व्यापार, ट्रेड ऑफ टी, चाय का व्यापार, और दूसरा था दोस्तों चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार। इसका मतलब यह था कि 2 अधिकारों को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकरण समाप्त कर दिया गया। कौन कौन से थे, चाय का व्यापार और चाइना के साथ व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी चाय का व्यापार लगातार करती रहेगी और चाइना के साथ लगातार व्यापार करती रहेगी। दोस्तों उसके बाद अगला आया भारत में 1833 चार्टर एक्ट, यानी कि 1833 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों इसमें क्या हुआ था, पहले द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेंट्रलाइज्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया। दूसरी चीज इसमें क्या हुई, द गवर्नर जनरल बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और दोस्तों अगर बात करें क्वेश्चन के हिसाब से कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, साथ ही साथ नोट करते रहिए। दोस्तों अगली घटना क्या हुई कि द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एबोलिश्ड। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, अर्थात जो चाय का व्यापार और चीन का व्यापार चल रहा था वो अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया।
और अगला क्या था कि 1835 इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। 1835 में अंग्रेजी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया। दोस्तों, भारत की पहले अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वो फारसी हुआ करती थी, लेकिन 1835 में अंग्रेजों ने भारत की आधिकारिक भाषा बना दिया। दोस्तों, अगला चार्टर एक्ट आया 1853। 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम, इसमें क्या हुआ, सिक्स्थ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी नंबर वाज रिड्यूस्ड टू 18। इसका मतलब ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में पहले 24 डायरेक्टर बोर्ड हुआ करते थे। इनमें से 6 डायरेक्टर बोर्डों को घटाकर इनकी संख्या 18 कर दी गई। पहले 24 हुआ करते थे, 6 को इन्होंने घटा दिया, उसके बाद दोस्तों 18 रह गए। उसके बाद अगला काम ये हुआ कि 1853 रिटर्न एग्जामिनेशन ICS, 1835 में ही इंडियन सिविल सर्विस ICS, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस 1853 में ही ICS नागरिक सेवा के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत की गई। और दोस्तों, अगर बात करें हु वाज इंडिया टू क्वालिफाई ICS, यानी कि भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा पास करने वाले प्रथम व्यक्ति, तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और अगर बात करें कि भारतीय नागरिक सेवा के प्रथम भारतीय नागरिक सेवा के प्रथम भारतीय अधिकारी कौन थे, तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। Who was first Indian ICS officer? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। तो दोस्तों, आज जो हमने किया है वो किया है कंपनी का शासन, जो हमने पढ़ा था 1773 से 1857। दोस्तों, अगली क्लास में हम जब मिलेंगे तो हम करेंगे क्राउन का शासन 1858 से 1947 के बीच। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।